टाइट्रेशंस को भी। आप में से किसी ने टाइट्रेशन की है कि अभी तक कोई टाइट्रेशन की हो? हाँ सर, एक एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ सर किया है सर। एक क्लास था, उधर किया था। होमी बाबा के लिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल किया था। हाँ तो सर, तब किया सेकंड था लेवल की practical। प्रिपरेशन के टाइम पे सब करा था। कहाँ पे? हाँ सर, टाइट्रेशन किया था। ठीक है, देखो टाइट्रेशन का मकसद क्या होता है? टाइट्रेशन का मकसद होता है टू फाइंड आउट। सर ऊपर जा रहा। दिख नहीं रहा है क्या आपको? नहीं सर। अभी दिखेगा ना ऐसे में? अभी दिखेगा ना? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। चलिए, टाइट्रेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या टू फाइंड आउट अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई अपने को कोई एक सॉल्यूशन बना के दिया गया, लेट्स से मेरे पास एक सैंपल है। ये सैंपल में मैं इस सैंपल में ये एक काम करता हूं, मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे पास एक एसिड है। इस एसिड में से कुछ अमाउंट मैंने निकाला x और इससे मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया। ये सॉल्यूशन मैंने बनाया ऐसे बीकर में। अब मुझे इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता है, इसकी कंसंट्रेशन अननोन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को ये जो सैंपल है बस मैंने ऐसे लिया कि भाई एसिड दे रखा है, यूं खूब सारा एसिड निकाला और डाल के सॉल्यूशन बना दिया बस। या फिर मुझे यही नहीं मालूम है कि एसिड की प्योरिटी कितनी है, इसलिए उसके मास लेने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वैसा कि भाई मुझको नहीं मालूम है कि ये जो सॉल्यूशन बना, ये जो एसिड सॉल्यूशन बना, इस एसिड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, मुझे ये नहीं मालूम। हमने क्या किया, हमने इसका 20 ml निकाला, 20 ml, और 20 ml निकाल के 20 ml निकालने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस यूज किया। ये यहां पे इसमें मार्क होता है, इसको बोलते हैं पाइपेट। यहां से अपन ने एयर ब्लो आउट की तो और इसको डिप किया तो ये इसमें चला जाएगा और यहां तक भरेगा तो 20 ml आता है इसमें। ये 20 ml पाइपेट ऐसी होती है। फिर ये जो सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन को अपन ने एक कोनिकल फ्लास्क में डाल लिया। इससे अपन ने कोनिकल फ्लास्क में डाल लिया और ये इससे आया था। अब इस कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास यहां पे ये 20 ml अननोन कंसंट्रेशन का एसिड है। स्ट्रॉन्ग है वीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अपन क्या करते हैं, एक और डिवाइस लेते हैं जिसको बोलते हैं ब्योरेट। ब्योरेट होती है ऐसी एक ट्यूब। और इस ब्योरेट के अंदर ऐसे करके पूरा मार्किंग होता है। ये होता है ग्रेजुएटेड।
अब कभी कभी ये 0 ऊपर होता है 50 नीचे होता है, कभी कभी 0 नीचे होता है और 50 ऊपर होता है। कभी कभी कोई एक ट्यूब दोनों तरफ से मार्क होती है कि नीचे 0 ऊपर 50, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ट्यूब ली है। हर तरह से ब्योरेट आती है, और इस ब्योरेट के अंदर हम लोग एक और सॉल्यूशन NaOH भर देते हैं। इसका कंसंट्रेशन अपने को नोन है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन अपने को नोन है, और इस चीज को बोलते हैं टाइट्रेंट। जो ब्योरेट में भरता है उसको बोलते हैं टाइट्रेंट, ब्योरेट, ठीक है। अब इसके नीचे अपन ने कोनिकल फ्लास्क लगाया, ये भरा हुआ है, इसमें हमने बूंद बाय बूंद जो NaOH है वो डाला, रिएक्शन हुई, रिएक्शन जैसे ही खत्म हुई, मतलब हमने बूंद बूंद डालना, as soon as reaction gets completed, we stop supply of NaOH। लेट्स से जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तो ये इतना ml यूज हो गया, ये VML यूज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो मिलीमोल्स ऑफ एसिड मतलब H प्लस मस्ट बी इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ बेस OH माइनस। अब मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितने होंगे, कंसेंट्रेशन C ये अपने को पता करनी है इनटू 20, मिलीमोल्स ऑफ बेस कितने होंगे, कंसेंट्रेशन NaOH ये अपने को पता है इनटू VML, भाई ये अपने को नोन है, ये अपन ने ऑब्जर्व किया, ये 20 है, तो क्या C इक्वल्स टू CNaOH इंटू VML डिवाइड बाय 20, ये कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड आ जाएगी जो अपने को पहले पता नहीं थी। अब इस पूरे टाइट्रेशन में सिर्फ एक समस्या है, टाइट्रेशन 3 टाइप की होती है ना आपके सिलेबस। क्या हुआ, तो फेनोप्थिलीन या फिर कलर कैसे? NaOH नहीं HCl और NaOH कलरलेस है, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? एग्जैक्टली प्रॉब्लम वही है कि अपने को ये नहीं पता लगता कि रिएक्शन कब खत्म होगी। देखो हमारे पास टोटल 3 टाइप की टाइट्रेशन होती है सिलेबस में। पहली होती है आयनिक टाइट्रेशन जो अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, एक होती है रेडॉक्स टाइट्रेशन जो अपन इलेक्ट्रो और रेडॉक्स के बीच में पढ़ते हैं, और तीसरी होती है जो अपन बोलते हैं जिसको कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आखिरी में आती है। तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कि अननोन कंसंट्रेशन को पता लगाना। और आयनिक टाइट्रेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन खत्म हो गई। भाई कंसेप्ट वाइज तो ठीक है, भाई आपने ये नल खोला, नल से गिरा, जैसे रिएक्शन खत्म हुई आप नल बंद कर दिया। प्रॉब्लम ये है आपको कैसे पता कि रिएक्शन खत्म हो गई, आपको नल बंद करना है। तो टू इंडिकेट termination of reaction we use an indicator। समझ में आया? तो to indicate termination of reaction we use indicators, ठीक है। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो अपन अभी सीखेंगे, पर उसके लिए पहले आपको बोर्ड कॉपी करना पड़ेगा। सर वो फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज ये सब इंडिकेटर है क्या? बिल्कुल, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, थाइमोल ब्लू, थाइमोल रेड, लिटमस, ये सब इंडिकेटर्स। सर वो एक ही बार डाल के रखना पड़ता है, बार बार ऐसा एक एक ड्रॉप अरे करके यार तो डालना एक पड़ता बार है? कॉपी कर लेना भाई, तेरा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मेरे को पढ़ाना है इंडिकेटर। थैंक यू। वेटिंग जल्दी पढ़ने का है।
सर वो आपने ड्राइंग में क्या बनाया समझा नहीं, वो एसिड के बाद सोल्यूशन। कुछ नहीं, एरो बनाया है, उस एसिड का सर सोल्यूशन बनाया। 20 ml है किसका? कंसंट्रेशन अननोन लिखा है और 20 ml लिखा है। हाँ, वो एसिड का, जो भी कोई एसिड लिया है उसका वॉल्यूम 20 ml। सर इसमें NaOH नहीं हो सकता क्या लिमिटिंग रिएजेंट? नहीं, कैसे होगा? वो तो अपने हाथ में है ना, कितना याद डाल लो, क्या फर्क पड़ता है। सर वो आपने वो S+2/A-2 कल के क्वेश्चन के बारे में वो उसका आंसर नहीं आता क्या? यार मैंने उसके बाद ट्राई नहीं किया यार, उसको देखा भी नहीं। मैं मस्त सोया उसके बाद। मैं सोया नहीं यार, क्लास थी शाम को 9 बजे तक, फिर 9 बजे के बाद मैं सो गया। मतलब मैच देखा फिर सो गया। बढ़िया खेल रही थी कलकत्ता। आज देखूंगा। अभी आज के बाद, आपकी क्लास के बाद मैं फ्री हूँ। कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। नहीं हाँ सर, सर। बाकी है, 1 मिनट।
बढ़े आगे? नहीं हाँ, सर सर। नहीं सर 2 मिनट। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है कि भाई अपन कैसे यूज कर रहे हैं। असली जो है वो इंडिकेटर्स है कि इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं कि रिएक्शन खत्म हो गई। और अब अपने को पढ़ना है थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। फिर अपन देखेंगे कौन से किसके अंदर क्या होगा, हाफ पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट क्या होते हैं, डबल टाइट्रेशंस क्या होती हैं, ट्रिपल टाइट्रेशंस क्या होती हैं। हो गया तो बताने का है। हो गया सर। हो गया सर। सर एक मिनट। चलिए, अब अगला टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं? थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स देखिए, समझिए। इंडिकेटर्स आर weak organic acids or bases, are weak organic acids or bases which show different colors सर प्रॉपर्टीज लिख दो। नहीं, which show different colors in ionized and unionized forms when a particular form is dominant, its color is distinguishable। ठीक है, जरा समझते हैं। भाई हमने बोला ऑर्गेनिक एसिड वीक ऑर्गेनिक एसिड है, बेस है। लेट्स से अपन एक ऐसा इंडिकेटर लेते हैं, एग्जांपल इंडिकेटर, जो इंडिकेटर एसिडिक है, एसिडिक इंडिकेटर्स, और इसका नाम है HIN।
ठीक है, ये HIN का क्या मतलब है, ये एसिड है, ये HIN ये डिसोसिएट होगा HIN प्लस प्लस H प्लस के अंदर, ये है इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और लेट्स से ये कलर 1 है, और ये है इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म, और ये कलर 2 है। तो जब ये वाली फॉर्म डोमिनेंट होगी तो आपको क्लियर कट कलर 2 मिलेगा, और जब ये वाला डोमिनेंट होगा तो आपको क्लियर कट कलर 1 मिलेगा। अब ये कैसे होगा वो जरा देखते हैं, मतलब ये क्या, इससे क्या इंडिकेशन, क्या इन्फ्रेंस निकलेगा जरा वो समझते हैं। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KIN, K मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और IN मतलब इंडिकेटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख रहे हैं कि जो भी कोई 10 टाइम्स होगा, whomsoever is 10 times of other has its distinct color। तो हमने ये बोला कि इसका जरा इंडिकेट पीएच का वो निकालते हैं, पहले इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराते हैं। HIN इक्वल्स KIN इक्वल्स टू IN माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय HIN। यदि इसमें लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं H प्लस IN इक्वल्स टू KIN इंटू HIN डिवाइडेड बाय IN माइनस, इससे आ जाएगा टेकिंग माइनस लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग माइनस लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा PH इक्वल्स टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IN माइनस बाय HIN, where IN माइनस इज आयनाइज्ड फॉर्म एंड HIN इज अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, फॉर डिस्टिंक्ट कलर 1, कलर 1, कलर 1 किसका है, HIN का है, मतलब HIN का कलर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि HIN शुड बी 10 टाइम्स IN माइनस होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, PH इक्वल्स टू PKIN प्लस लॉग IN माइनस बाय HIN, मतलब 1/10। तो ये आ जाएगा PH इक्वल्स टू PKIN माइनस 1। और फॉर डिस्टिंक्ट कलर 2, कलर 2 IN माइनस, ये IN माइनस का कलर है, तो यहां पर है IN माइनस मस्ट बी नियरली 10 टाइम्स HIN। ठीक है, तो PH इक्वल्स टू PKIN माइनस या प्लस लॉग 10, मतलब PH इक्वल्स टू PKIN प्लस 1। मतलब यदि PH PKIN माइनस 1 पर है तो ये किसी एक पर्टिकुलर कलर का है, PKIN प्लस 2 इस पे है, प्लस 1 पर है तो एक पर्टिकुलर कलर का है। इस साइड को बोलते हैं एसिडिक रेंज, क्योंकि ये लोअर साइड पर है, और इसको बोलते हैं बेसिक रेंज। तो इसका यह मतलब हुआ कि यदि PKIN मान लेते हैं 5 है या 6 है, PKIN 6 मान लेते हैं, तो PH 5 पे उसका कलर 1 है और PH 7 पे उसका कलर 2 है। यदि अब आप कोई टाइट्रेशन करवाओ और क्या कोई रिएक्शन करवाओ जिसके अंदर ये जो चेंज है वो बहुत जल्दी हो जाए, एंड पॉइंट के आसपास PH 5 से 7 जंप कर जाए, तो आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं रिएक्शन इंडिकेट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, या और मैथमेटिकली समझाऊं? सर हाँ, जो ऐसे आपने नाम बोले सर, वो सर indicators के आखिरी उनके वाला लिए ये बताइए ना सब फिर से। एक मिनट यार, पहले मानस बोल रहा है, एक एक करके बोलो। बोल भाई, क्या कह रहा है? सर जो इंडिकेटर्स आपने बोले ना, मिथाइल ऑरेंज और ये, मतलब ये उनके लिए ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है कि यह सेट वैल्यू है? सेट वैल्यू होती है, अपने को याद होनी चाहिए 3 की, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फिनोक्सिलिन की याद होनी चाहिए, बाकी कोई भी आएगा तो वो डेटा के अंदर देगा। सिलेबस में 3 ही होती है, पर पैरेलल क्वेश्चन यदि ड्रॉ करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि क्या है।
जैसे आपको जी की वैल्यू केवल अर्थ की मालूम होनी चाहिए, मून की मालूम होनी चाहिए ग्रेविटेशन में। यदि वो आपको कोई पैरेलल क्वेश्चन कराएगा जिसके अंदर उसने एक और प्लैनेट का नाम बताया एक्स वाई जेड बीटा सीटा, तो फिर वो बताएगा कि उसका मास कितना है, जी क्या है, वो सब कुछ डेटा देगा, तभी वो आपसे ग्रेविटी जो जी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अप्लाई करवा सकता है। समझ गया? सर हाँ सर जो हमने अभी ये डिसोसिएशन किया तो पानी में भी डिसोसिएट करेंगे, लेकिन पानी तो लाइक एसिड बेस कुछ पकड़ नहीं सकते। भाई, वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस है तो उतना डिसोसिएट ही नहीं करेगा। तो जो कलर अनआयनाइज्ड का होगा वही कलर आपको दिखेगा। ठीक है सर। समझाता हूं, मतलब अभी आपको है ना, इसमें यदि ऐसा है कि अपने को सर एग्जैक्टली कैसे होगा, तो अपन एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, एक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस करके देख लेते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो अपन करके देख सकते हैं, कोई ऐसा समस्या वाली बात नहीं है। आप ये कॉपी करो, फिर एक अपन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं, और फिर यदि आप कहेंगे तो मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की भी करवा दूंगा, पर फिर वो वाइस वर्सा वाला वाइस वर्सा वाला केस नहीं कराऊंगा, सीधा सही है। आप इतना कॉपी करिए, फिर एक करवाते हैं जिसके अंदर अपने पूरे को कंसेप्ट को एक साथ यूज कर पाएंगे। कॉपी हो गया क्या? 1 मिनट।
सर बोल भाई। सर आयनिस्ट फॉर्म में हम वो आयन माइनस का ही कंसंट्रेशन पकड़ेंगे हर टाइम। और किसका पकड़ेंगे? H+ का भी ऐड कर सकते क्या? नहीं, एच प्लस तो यार अलग चीज है, कलर उसका तो है ही नहीं, एच प्लस तो वाटर कलरलेस होता है। ठीक है सर। सबका हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। एक टाइट्रेशन करके देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, मतलब कैसे होती है उसका डेटा समझते हैं। चलिए समझते हैं। हमने कहा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करवाई। लेट्स से HCl एंड NaOH की टाइट्रेशन करवाई। हम ये बात बोल रहे हैं कि जो NaOH अपन ने लिया वो 0.1 मोलर लिया,
और जब रिएक्शन खत्म हुई, जब कंप्लीशन हुआ, तो 20 ml NaOH कंज्यूम हो गया। ठीक है, और हमने HCl भी 20 ml ही लिया था, तो हम ये जान सकते हैं कि जो देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ HCl वो भी 0.1 ही रही होगी। पर जरा इसका डायनेमिक समझते हैं कि किस तरह से पूरा मूवमेंट चला होगा। हमने क्या लिया शुरुआत में, 20 ml 0.1 मोलर NaHCl लिया, मतलब उसका pH होगा 1। इसमें अपन ने ग्रेजुअली सर बोलो भाई। सर हमने 0.1 मोलर नहीं लिया ना HCl। क्यों? सर वो तो बाद में निकालना है ना। नहीं, निकल गया, मान लो रिजल्ट आया, मैं आपको केवल मैथमेटिकली समझा रहा हूं कि चेंज कैसे हुआ होगा। अभी मेरे को मालूम है टाइट्रेशन हो गई, मुझे मालूम हो गया कि ये 0.1 मोलर है, पर और ये टाइट्रेशन के लिए मेरे पास एक इंडिकेटर था, इंडिकेटर का नाम था प्रेजेंटिंग ग्रीन। ठीक है, उस प्रेजेंटिंग ग्रीन ने कलर दिखा दिया और कहा टाइट रिएक्शन खत्म हो गई। तो अब अपन ये वर्कआउट कर रहे हैं, आंसर आने के बाद बैकवर्ड जा रहे हैं कि अच्छा कैसे हुआ होगा ये जानने के लिए। तो पहले अपन ने एक इवेंट कराया, फिर उस इवेंट को समझने के लिए अपन उसको बैकवर्क कर रहे हैं। समझा नीले क्या कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो क्या हुआ, ग्रेजुअली अपन ने इसमें NaOH डालना चालू किया, तो pH बढ़ना चालू होगा। अब 20 ml पे कंप्लीशन आया, तो अपन एक काम करते हैं, अपन 19.9 ml NaOH एडेड जब है, देखिए हमारे पास जो भी कोई ब्योरेट होती है ना, उस ब्योरेट का मिनिमम काउंट जो है, मिनिमम काउंट वो 0.1 ml होता है। मतलब इससे कम में अपन कुछ पता नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या बोला कि भाई 19.9 पर देखते हैं pH क्या रहा होगा। तो 19.9 पर क्या pH रहा होगा, HCl 20 ml 0.1 मोलर, NaOH 19.9 ml 0.1 मोलर, पानी वानी बन गया, NaCl बन गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपके पास 2 मिलीमोल है, ये 1.99 मिलीमोल है, मतलब आपके पास 0.01 मिलीमोल्स ऑफ एसिड हैं, ऑफ एसिड जस्ट बिफोर एंड पॉइंट। क्योंकि 19.9 से ज्यादा तो आप 19.99 तो आप मेजर ही नहीं कर सकते हो। जो आप मैक्सिमम मेजर कर सकते हो ब्योरेट में, वो भी अच्छी ब्योरेट में, वो 19.9 है, एंड पॉइंट जस्ट पहले वाला पॉइंट। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो गया 40 ml, तो मतलब ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब pH आ गया आपके पास 3.6, एंड पॉइंट से जस्ट पहले 3.6। सर वॉल्यूम 39.9 है ना? तो 39.9 नियरली 40 हो गया ना यार। अब उसके ऊपर क्या मैं डेसिमल लगाता फिरूंगा, तेरे को करना है तो उसको कर लेना। 3 पॉइंट मतलब जितना सा मैंने उसका ले लिया 2.5 का अप्रोक्सीमेशन मार लिया, उतना तो उसमें फर्क भी नहीं पड़ेगा डेटा के अंदर। ठीक है सर हाँ, एंड पॉइंट के पहले अगर तक ये मेजर होता तो फिर समझेंगे कैसे एंड पॉइंट आ गया, मतलब कलर तो वही एंड समझा पॉइंट रहा पे हूँ, वही समझा रहा हूँ। होल्ड इट, आगे समझो। फिर हमने कहा कि भाई 20 ml के ऊपर बिल्कुल रिएक्शन खत्म हो गई, उस पे pH 7 आ गया, और 20.1 ml पर pH कितना रहेगा, मतलब 20.1 ml के ऊपर HCl प्लस NaOH है, ये 2 मिलीमोल है, ये 2.01 मिलीमोल है 20.1 मिलीमोल पे। रिएक्शन हो गई, ये बच गया 0.01 डिवाइड बाय 40, मतलब अब बेस आ गया आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब pH आ गया आपके पास 10.4। तो विद इन 0.2 ml, मतलब एंड पॉइंट के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच में कितना pH का चेंज आ गया, 3.6 टू 3.6 टू 10.4 का चेंज आ गया। अब लेट्स से मेरे पास एक इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर का रेंज है, इंडिकेटर का नाम रख लेते हैं कुछ,
बढ़िया सा नाम बताओ इंडिकेटर का भाई। सर ग्रीन हॉर्नेट। ग्रीन हॉर्नेट। अबे इस पे कोई अच्छा सा नाम बोल देता यार। सर निनाद। सर मिथाइलिडीन ऑक्साइड। अबे झापड़ मारूंगा, मेरे को कोई छोटा सा सर ग्रीन इंडिकेटर ही बोल दो ना। छोटा सा नाम चाहिए था। ग्रीन इंडिकेटर है, चलो सही कह रहा है, ग्रीन। एक इंडिकेटर है ग्रीन जो एसिडिक में, मतलब जिसका आईएन जो पीके आईएन है ना, पीके आईएन है लेट्स से 6। आगे आगे। एक पीके आईएन है जिसका पीके आईएन है 6, समझना। और हम ये बोल रहे हैं जो अब ये जब ये एसिडिक साइड पर है तो ये ग्रीन कलर का है, और जब ये बेसिक साइड में है तो ये ऑरेंज कलर का है। मान लेते हैं ऐसा है। एसिडिक साइड मतलब 6 से कम पर, मतलब, या फिर इसके अंदर भी वो 10:1 का रेशियो मान लेते हैं। मतलब हम ये लिख रहे हैं कि PKIN -1 जो एसिडिक साइड है उस पर ये ग्रीन कलर का है, और PKIN +1 पर ये ऑरेंज कलर का है। मतलब pH 5 पर ये ग्रीन है और pH 7 पर ये ऑरेंज है। तो क्या हुआ, रिएक्शन जो 19.9 मतलब ये जो 19.9 ml है जो आप मेजर कर रहे हो, उसके बाद तो आपको सीधा 20 मेजर होगा। तो 19.9 पे मेजर, उस पे जस्ट पहले वो कौन से कलर का है, वो ग्रीन कलर का है। जैसे ही एंड पॉइंट आया, जिस इंस्टेंट के ऊपर एंड पॉइंट आया उस इंस्टेंट पे जो आप मेजर कर सकते हो उस पर वो ऑरेंज कलर का है। तो आपने देखा अरे ऑरेंज कलर आ गया, नल बंद कर दो। तो आपको ये पता लग गया कि रिएक्शन कहां खत्म हुई। तो उससे हल्का सा पहले वाला पॉइंट या हल्का सा बाद जो मेजरेबल पॉइंट है। अब आप कहो सर मेरे को तो 19.99 पे निकालना है, तो 19.99 तो तेरे को दिखेगा ही नहीं, तो निकालेगा कैसे भाई? आप निकाल सकते हो तो 19.9 पे, या तो आप रिएक्शन रोक सकते हो 19.9 पे, या आप रिएक्शन रोक सकते हो 20 पे, या आप रिएक्शन रोक सकते हो 20.1 पर। दिस इज द ओनली पॉसिबल सिनेरियो यू हैव। नाउ 19.9 पर आपको मालूम है रिएक्शन खत्म नहीं हुई क्योंकि कलर ग्रीन है। आपने 920 पर आते आपको देखा ऑरेंज आ गया, आपने नल बंद कर दिया। जैसे ही बंद हुआ वैसे ही आपको पता लग गया कि एंड पॉइंट आ गया। 20 ml के ऊपर आपने सारी कैलकुलेशन कर ली और आपने कमेंट कर दिया। तो इसीलिए हर इंडिकेटर के साथ थोड़ी सी एरर, मतलब वो कितनी एरर है, मतलब 0 नेग्लिजिबल एरर होती है कि सीधी सी बात जो अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसको एरर नहीं बोलते, ठीक है। पर जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसके हिसाब से आपके पास एक परफेक्ट आंसर इंडिकेटर के हिसाब से आ जाता है। अब जितनी बड़ी ये रेंज होगी, समझिए ये 0.2 के अंदर 3.6 से 10.4 तक चला गया, तो आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना होता है कि जो भी कोई टाइट्रेशन का स्टीप रेंज है, न्यूट्रल पॉइंट वाला रेंज है, उस वाले के अंदर आपका इंडिकेटर लाए कर जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर वो पॉइंट पर क्या होगा, मतलब 20 पर हम कैसे मेजर करेंगे? मतलब 20 पर एग्जैक्ट तो भाई 20 होते कलर पिंक हो गया ना, मतलब ऑरेंज हो गया ना, तो रिएक्शन बंद। 20.1 पे ऑन ऑरेंज। 20.1 पर ऑरेंज नहीं हुआ, pH 7 पर ही ऑरेंज हो गया है। pH 7 पर, pH 7 20 ml पर है, वहां पे ऑरेंज दिख गया तेरे को। तेरे को क्या दिक्कत है सर? फिर वो 20.1 पे कौन सा कलर दिखाएगा? 20.1 पर भी ऑरेंज जो है तो बेसिक साइड ही ना। हाँ, मतलब 7 से आगे सारे वो ऑरेंज दिखाएगा। बिल्कुल, वो हमेशा बेसिक ही बेसिक बना रहेगा। सर मतलब हम मेजर कर रहे हैं वो 20 पर ही कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब हमको इस इंडिकेटर पे 20 पे दिखा, मान ले इसका PKIN होता 7, मान ले, तो क्या होता, pH 6 के ऊपर वो होता ग्रीन, मतलब 19.9 के जस्ट आगे वो ग्रीन है, और 20 के जस्ट आगे वो ऑरेंज है। तो अपन जहां पर रोकेंगे तो अपने को, अब क्योंकि अपन या तो 20 मेजर कर सकते हैं, 20.1 मेजर कर सकते हैं, तो जो भी कुछ मेजर कर सकते हैं तो 20 या 20.1 उसके हिसाब से चलेगा। और अपन हमेशा 3 रीडिंग्स लेते हैं जिसके अंदर तीनों यदि एक जैसी आ गई तो फिर अपन उसको लेके आगे चल जाते हैं, या 3 आ गए ट्रिप्लिकेट आ गया तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। सर मतलब हम कभी एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं बता सकते ना कि ये न्यूट्रल जोन में गया। बता सकता है तो ये जो माइक्रोपाइपेट यूज करेगा तो
माइक्रोफैराड यूज करेगा तो। सर अगर हम ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें बहुत एक स्टीप आएगी ना वो पॉइंट सर पर, आपका जब आवाज ही पीएच नहीं आ से रहा। इतना डिफरेंस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत स्टीप आएगा वो चीज, और वही स्टीप रेंज के अंदर आपका जो इंडिकेटर है वो लाई करना चाहिए। सर अगर रेंज के बीच में नहीं रहा तो फिर क्या पर तो वो इंडिकेटर किसी काम का नहीं है। इसको कॉपी करो, अपन 3 इंडिकेटर की 4-5 इंडिकेटर की रेंज लिखते हैं, टाइट्रेशंस लिखते हैं, और फिर समझते हैं किसको किस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करो यहां तक, फिर अपन देखेंगे एक तो केस। हाँ सर बोलो। सर आपने माइनस लॉग 2.5 इंटू 10⁻⁴ की वैल्यू रॉन्ग लिखी है क्या? यार देखो, हो सकता है भाई, मेरे को तो जो याद आया मैंने लिख दिया। 2.5 का लॉग कितना होएगा? 0.4 ही तो होता है। 2.5 का लॉग कितना होता है? 2 और 3 के बीच का होता है, तो 0.4 के आसपास होता है। नहीं, एक मिनट सर चेक करता क्योंकि मेरा सर तो आ रहा नहीं 0.4 था। ना, 0.4 ही होता है वो, 2 इंटू log 5 माइनस। मतलब मेरे को तो 0.4 ही याद है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट 4 ही होता है ना। 1 - log 6, 1 हाँ - सर। log 4।
सबका कॉपी हो गया क्या? सर सर बोलो। सर वो जो रूल है कि टू बी डिस्टिंग्विशेबल वन कलर शुड बी 10 टाइम्स मोर देन द अदर, वो फिक्स्ड है या बस नहीं नहीं, एग्जांपल ले लिया? वो अपन ने एग्जांपल लेने के लिए किया। अभी अपन एक रेंज लिखेंगे ना तो अपने को और बेटर क्लियर होता चला जाएगा वो। हाँ सर। मतलब वो ऐसा है कि भाई अपने को बोलना था कि तो ऐसा भी हो सकता है कि 75-25 पर ही हो जाए डिस्टिंक्ट। ये भी हो सकता है 51-29 51-49 के ऊपर डिस्टिंक्ट हो जाए, वैसा। हाँ हाँ। हो गया सर। सबका हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। चलिए, चलिए देखते हैं जो सब सम कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स जो हैं। सम कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स: मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, लिटमस, फिनोफ्थेलिन, फिनॉल रेड, थाइमोल ब्लू,
और भी होते हैं ब्रोमोफेनॉल ब्लू, ब्रोमोफेनॉल रेड, थाइमोल रेड, और भी हो सकते हैं। इनका पीएच रेंज क्या है? 3.12 4.4, 4.22 6.3, litmus 5.52 7.5, phenolphthalein 8.32 10, phenol red 6.82 8.4, thymol blue 1.22 2.8. color acidic color, basic color pink, red, colorless, thymol blue, yellow, red, basic color yellow, blue, red, pink, red, येलो। देखिए इस पूरे का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं। इसका ये मतलब है कि मिथाइल ऑरेंज का यदि मैं मिथाइल ऑरेंज के लिए बात करूं, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एक वीक बेस होता है। ठीक है, तो यदि पीएच 3.1 है तो वो पिंक कलर का होगा, और यदि पीएच 4.4 है तो वो येलो कलर का होगा। तो यदि एंड पॉइंट से जस्ट पहले, यदि एंड पॉइंट से जस्ट पहले बिफोर पीएच लेस देन 3.1 है और एंड पॉइंट या एंड पॉइंट के जस्ट आसपास और नियर बाय पीएच मोर देन 4.4 है तो आपका काम हो जाएगा। या फिर यदि अपन बेस से एसिड की तरफ आ रहे हैं तो एंड पॉइंट से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर एंड पॉइंट, मतलब जो भी कुछ लिख दिया है अंग्रेजी खुद से सही कर लेना, जस्ट एंड पॉइंट बिफोर की जगह जस्ट बिफोर एंड पॉइंट। यदि पीएच मोर देन 4.4 है एंड जस्ट आफ्टर और एट एंड पॉइंट पीएच लेस देन 3.1 है तो आपका काम हो जाएगा, आप इसको एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेकंड वाला नहीं आया भाई अपन इसको उल्टा भी तो टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं कि मैंने बेस को एसिड के साथ टाइट्रेट किया है, जब बेस को एसिड के साथ टाइट्रेट करूंगा तो पीएच डिक्रीज होता जाएगा। यदि मैं NaOH को HCl से टाइट्रेट करूंगा तो पीएच जो पीएच है वो पीओएच में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फिर 10.4 टू 3.6 की रेंज आएगी। हाँ सर समझ गया। हाँ तो ये है। अब अपने को बस ये पहचानना है कि कौन से वाले में क्या यूज हो सकता है, तो इसको कॉपी कर लो, फिर अपन चारों एक बार सारे बना लेते हैं, फिर अपन समझ जाएंगे कि किसमें क्या यूज करना है, किसकी टाइट्रेशन में। और फिर टाइट्रेशन खत्म हो जाएगी, फिर एक चाहोगे तो डबल टाइट्रेशन का या फिर जो कुछ और क्वेश्चन है वो देख लेंगे, फिर खत्म, टाटा बोल देंगे क्लास को। फिर कल मिलेंगे सॉलिबिलिटी के साथ, और सॉलिबिलिटी दोनों 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 2 क्लास से पहले भी हो सकता है। अरे रेंज याद रखनी है, पीएच रेंज। देख केवल ये 3 की फिनोफ्थ मतलब इन चारों की
मिथाइल रेड, फिनोफ्थिलिन, ये सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये चारों आपके लैब मैनुअल वाले इंडिकेटर्स हैं, इसलिए ये चारों की रेंज एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको आती हो। बाकी यदि फिनॉल रेड भी देगा तो वो आपको रेंज देके पूछेगा। मतलब ये दो तो मैंने लिख दिए कि मेरे पास लिखे हुए थे, वरना तो और भी होते हैं। जैसे ब्रोमोफिनॉल ब्लू इज वन ऑफ द वेरी 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 कॉमन इंडिकेटर अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस। मतलब जो 10th 12th के जस्ट बाद जो सिलेबस यूज होता है उसमें ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज होती है, ब्रोमोफिनॉल रेड यूज होती है, पर नहीं है अभी, नहीं है तो फिर क्या करोगे। अभी फिनोफ्थलिन का तो सिंथेसिस भी अपने सिलेबस है, फिनोफ्थलिन तो अपने को बनानी भी होती है ऑर्गेनिक के अंदर, मतलब उसका रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट कैसे बनता है वो बन देखते हैं। तो आप ये कॉपी करिए, फिर अपन देखेंगे ना आगे, टेंशन क्या है। सर इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मतलब? कॉपी तो कर। हो गया सर। ठीक है। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने के यार बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे पहले तो यही हो सकता है कि कौन सा इंडिकेटर कब यूज होगा, एंड पॉइंट पर क्या पीएच था, एंड पॉइंट से पहले क्या पीएच था, कलर क्या था। या फिर ये क्वेश्चन होता है कि हाफ एंड पॉइंट पर क्या पीएच है, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या पीएच है, कंसेंट्रेशन कितनी थी, वो सब भी आते हैं। तो देखेंगे अभी इसके ऊपर, अभी तो चालू है ना, अभी मेरे पास 15 मिनट और हैं लेक्चर में, 15-20 मिनट। 2 बार तो 2-3 बार तो अभी भी बोर्ड भरेगा ही, और छोटू सा तो बोर्ड है। इस पे ना क्लिप होनी चाहिए ऐसी। मैं ना एक ऐसा फोल्डेबल बोर्ड खरीद लूंगा जिससे जहां घूमूंगा वहीं से क्लास ले लूंगा। सर हम्म। वो सेकंड केस में कलर स्वैप नहीं होंगे ना? हम्म। मतलब किसमें? लाइक एज एन, जब सेकंड केस में जब बेस से एसिड इसमें डाल रहे तो फिर कलर्स चेंज नहीं होंगे क्या, या हाँ वही मतलब होंगे स्वैप हो ना, जाएंगे? तो येलो से पिंक होगा ना, फिर वो पहले पिंक से येलो हो रहा था, अब येलो से पिंक होगा। नहीं, वो वैल्यूज के लिए मैं पूछ रहा था कि 4.4 से बड़ा होगा तब एज एन येलो था पहले बेसिक के लिए, तो फिर अभी पिंक नहीं हो जाएगा ना? हाँ मतलब वो येलो ही रहेगा। हाँ ठीक है। हो गया सर। हम्म। हो गया सर। हम्म।
चलिए अब समझते हैं। मैं बंद कर, इसको मिटाऊं। बोलो। सर वो टाइट्रेशन कर्व पर भी क्वेश्चंस होते क्या? हाँ हाँ होते हैं ना। अभी देखिए, यदि अपन टाइट्रेशन कराएं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, और यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर हम लोग पीएच वर्सेस टाइट्रेंट का ग्राफ बनाएं, टाइट्रेंट मतलब जो ब्योरेट से आएगा, तो पीएच का ग्राफ कैसा जाएगा? पीएच और टाइट्रेंट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। मतलब ये जो रेंज है ये 10, 11, 12, मतलब आपने कितना स्ट्रॉन्ग टाइट्रेंट लिया है उसके हिसाब से 10, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकती है। और ये जो है वो आपके पास जो कोनिकल फ्लास्क में सब्जेक्ट है वो कितना है उसके हिसाब से 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। पर ये बाकी का पूरा रेंज ऐसे ही होगा और ये होगा पीएच 7। तो अब आपके पास कोई भी इंडिकेटर जिसका इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा हो उसको आप यूज कर सकते हो। इसीलिए ऑल इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड। भाई अभी अपन ने जो केस किया ना कि एंड पॉइंट से जस्ट पहले 3.4 और एंड पॉइंट के जस्ट बाद 10.4, 3.6 और 10.4, वो कब गए? जब अपन ने 0.1 मोलर 0.1 मोलर की। भाई यदि अपन 1 मोलर से चालू करें ना, तो 1 मोलर से चालू करने पे जो रेंज आएगी वो आएगी 2.6 टू 11.4। 10 मोलर लेके चालू करते तो आती 1.6 टू 12.4। तो वो तो आपके ऊपर है ना कि भाई टाइट्रेंट की क्या कंसेंट्रेशन है, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। बट प्रैक्टिकली फॉर और प्रैक्टिकल पर्पस जितने भी इंडिकेटर्स अब इसके अंदर यूज किया जा सकते हैं, क्योंकि सबका एसिडिक कलर जो होता है वो इससे कम हो, इससे ऊपर होता है, और सबका बेसिक इसके नीचे होता है, ऊपर वाले के नीचे होता है। इसके बाद आता है इस वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। बोल भाई। सर वो 7 जो है ना पीएच उसके नीचे एक्सटेंड करे और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो है क्या एंड पॉइंट? हाँ ये एंड पॉइंट है, ठीक है। भाई मैं कुछ और सिखाता है, मेरे को हाफ एंड पॉइंट भी सिखाना है ना, तो हाफ एंड पॉइंट, 3/4 एंड पॉइंट, उसके लिए मेरे को ग्राफ लगेगा, इसलिए मैंने एंड पॉइंट नहीं लिखा अभी। अभी एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट वही बताने, पर पहले मैं भी ग्राफ बेसिस के ऊपर समझा रहा हूँ, आगे समझिए। मान लीजिए कि मैंने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो ये वाला ग्राफ कैसा होगा ना, बेसिक साइड पर तो बिल्कुल वैसा ही, मतलब ये वाला ग्राफ कैसा आता है, ये आता है ऐसा कि भाई ये जो पीएच है, ये पीएच स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो जैसे आपने देखा, जैसे अपन ने कल केस किया था CH3COH और NaOH का, मैंने एक क्वेश्चन कराया था और मैं 19.9, 20 और 20.1 तीनों के ऊपर आपसे पीएच निकलवाया था कल का। वो एक जो 20 वाला, वो जो परसों मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना उसके अंदर, तो आपने देखा था कि वो जो रेंज थी वो थी 6.3, एंड पॉइंट आया था 8.85 पर, और उसके ऊपर जस्ट ऊपर वाला पॉइंट आया था 10.4 पर। तो वैसा ही होगा कि जब भी कभी एंड पॉइंट आएगा ना, एंड पॉइंट तो हमेशा इसी वाले पॉइंट पर आएगा। पीएच 8, 8.85 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो भी कुछ आएगा, बट एंड पॉइंट हमेशा बेसिक साइड में ही आएगा, बेसिक पीएच में ही आएगा। इसीलिए इस वाली टाइट्रेशन में आप केवल वो वाला इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जिसकी रेंज बेसिक साइड में हो, मतलब आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फिनोल्फ्थालीन यूज कर सकते हो, और कोई भी इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड यूज नहीं कर सकते। थाइमोल ब्लू और वो बाकी सबका मुझे कोई लेना देना नहीं है,
आई डोंट केयर, क्योंकि उनका डेटा याद थोड़ा ना रखना, तो देंगे तो करना है। मतलब यदि आपको बोल दें कि एक इंडिकेटर है जिसका नाम है डेल ग्रीन या डेल वॉयलेट, ठीक है, और जिसका PKIN है लेट्स से 9 या PKIN है 8, तो 7 से 9 वाला है तो आप यूज कर सकते हो, पर जो भी कुछ होना चाहिए उसकी रेंज बेसिक साइड में होनी चाहिए यदि आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज करना है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट हमेशा बेसिक साइड पर ही आएगा। इसके बाद यदि मैंने टाइट्रेशन कराई वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की, वाइस वर्सा भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं, तो इस वाले केस के अंदर या स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस या वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वाली टाइट्रेशन हमेशा ऐसे होगी, पहले पीएच ज्यादा होगा फिर पीएच कम होगा, और ये जो स्टीप जोन आएगा, ये लो एक सेकंड, ये ऐसा करके ये कर लेते हैं, ये जो स्टीप जोन आएगा ये सीधी सी बात है ये एसिडिक रीजन के अंदर ही आएगा, क्योंकि जब न्यूट्रल पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट के ऊपर सबको अचीव होगा, वो जो न्यूट्रल पॉइंट या एंड पॉइंट आएगा जहां पे रिएक्शन खत्म होगी, वहां पे केस किसका बनेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, मतलब पीएच विल बी लेस देन 7, मतलब जो भी कुछ आपको चाहिए उसका रेंज, जो भी कोई आप इंडिकेटर यूज करोगे उस इंडिकेटर का रेंज एसिडिक साइड पर होना चाहिए। इसीलिए आप इसके अंदर मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी करके फिनोफ्थलीन यूज नहीं कर सकते। आर वी क्लियर? आपको एंड पॉइंट का जजमेंट लेना है, एंड पॉइंट कहाँ आएगा, पीएच 7 से पहले आएगा कि 7 के बाद आएगा कि कहीं पर एग्जैक्ट 7 पर आएगा, बस बोल भाई। वो जो सर strong अगर acid और रेंज strong- के हाँ रमेश बोल। सर अगर रेंज के बाहर वाला अपन ने इंडिकेटर यूज किया तो कलर चेंज नहीं होगा फिर क्या, लाइक विजुअली क्या इफेक्ट आएगा? देखो यार, प्रैक्टिकली तो अपने को ना उसके अंदर ऐसा कोई पीएच हो, ऐसा कोई इंडिकेटर जैसे ये है, मान लो इसमें आप मिथाइल रेड यूज करो, इसमें मिथाइल ऑरेंज यूज करो, मिथाइल ऑरेंज क्या है, 3.1 to 4.4 है। हाँ सर। तो अब जहां पे उसको एंड पॉइंट दिखाना है वो तो 8.85 है, वो तो उससे पहले बहुत पहले कलर चेंज कर चुका, उसको क्या मतलब भाई, हो गया कलर चेंज। अब वहां पर 15 ml पर यदि कलर चेंज हो गया तो फिर क्या फायदा सॉल्व करने का। अच्छा, तो मतलब वो समझेगा नहीं अपने को, एरर आएगा रिजल्ट में। बिल्कुल वो वेस्ट है। ठीक हाँ है। प्रणव बोल क्या कह रहा है भाई? सर वो जो कर्व है वो एकदम ऐसा ही आएगा क्या, मतलब हाँ वो यार डेली ऐसे ही आता है, ऐसे यदि अपन करना चाहें तो निकाल भी सकते हैं पर निकालते नहीं, मतलब डेटा मैंने जो दिया है ना, जो क्वेश्चन कराए हैं, जो CH3COH और NaOH वाला जो क्वेश्चन करा है ना, वो टाइट्रेशन का ही डेटा है, तो तुम उसको है ना पूरे को प्लॉट करोगे तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा ऐसा। सर और पर यदि वो जो इसका स्टीप पीएच है उसके जो बाजू वाला जो कर्व है वो थोड़ा सा आगे नहीं हाँ ये ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही आएगा, क्योंकि बफरिंग रेंज होती है, नहीं है बफरिंग रेंज के अंदर पीएच में चेंज नहीं आता, मतलब ये वाला जो जोन होता है इससे जस्ट पहले ये बफर जोन होता है। सर पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो बफर नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में बफर होता ही नहीं है, तो पीएच का चेंज इसलिए तो अब्रप्ट होता है, बूम। हाँ क्लियर है? अब इस पूरे में समझने के बाद आप इसका स्नैपशॉट खींचोगे क्या? हाँ सर। खींच लो भाई, चलेगा सर। सर खींच वो के ग्रुप। रहता था पूरा। अरे तो देख के कर लेना ना, क्यों क्यों रहता है, क्यों मीटिंग बंद करके भाग जाएगा तू? तेरे को दोनों फोटो मिलेंगे ना, उन दोनों फोटो को पहले एक पहला फोटो कॉपी करना, फिर दूसरा फोटो कॉपी करना और फिर जाने का। स्मार्ट बॉय। तो नमेश ने भेज दिया है ना? नमेश भेजा है ना तूने? हाँ सर, चैट पे डाला है। चलिए इसके बाद अगला
देखिए अबे रुक जा यार भाई, समझिए। लेट्स से हमको मालूम है जो हमारा एंड पॉइंट आया है, एंड पॉइंट क्या होता है? वो वाला पॉइंट होता है जहां पे एसिड और बेस बराबर हो जाते हैं, और इसी पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं इसी पॉइंट को। ठीक है। अब यदि मान लो आपने कहा कि V एंड पॉइंट, मतलब ये है वॉल्यूम एडेड फॉर एंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड फॉर एंड पॉइंट है ये। बहुत ही बढ़िया बात है। अब एक होता है हाफ एंड पॉइंट, हाफ एंड पॉइंट या सम फ्रैक्शन एंड पॉइंट, मतलब 1/10, 1/5, 1/4, 1/3, 2/3 एंड पॉइंट। इसका मतलब होता है कि जो कुछ आपने वॉल्यूम ऐड किया है, वॉल्यूम एडेड इज इक्वल टू फ्रैक्शन इनटू वॉल्यूम एंड पॉइंट। मतलब हाफ एंड पॉइंट पर आपने V एंड पॉइंट डिवाइड बाय 2 डाला है, इसमें V एंड पॉइंट डिवाइड बाय 10 डाला है, इसमें V एंड पॉइंट डिवाइड बाय 5 डाला है, इसमें V एंड पॉइंट डिवाइड बाय 4 डाला है, इसमें V एंड पॉइंट डिवाइड बाय 2/3 डाला है, इसमें V एंड पॉइंट इंटू 2/3 डाला है, और इन सब केसेस के अंदर ही आपको pH निकालना पड़ता है कभी कभी। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तब तो कोई टेंशन नहीं, तब तो सीधा सा है वो या तो प्योर एसिड या प्योर बेस का केस बन जाएगा। पर यदि ये वीक एसिड या वीक बेस, इन दोनों में से कोई भी एक चीज को अपन टाइट्रेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के साथ, तो ये वाले केस बफर केस बनते हैं सारे। तो आपको पीएच निकालने को आसानी रहती है। आप कभी भी वी कैन नॉट परफॉर्म titration of weak acid and weak base as the salt formed at end point itself is buffer, is itself buffer, therefore do not show change in pH। ठीक है, ये टाइट्रेशन है। अब ये कब हुआ? जब आपके पास सिंगल सिंगल कंपोनेंट। अब एक टाइट्रेशन ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर आप मल्टीपल एसिड ले लो, जैसे मल्टीपल टाइट्रेशन। मल्टीपल टाइट्रेशन मतलब डबल टाइट्रेशन, ट्रिपल टाइट्रेशन, वैसी टाइट्रेशन। और ये दोनों केस भी अपन ने करे हैं। कब किए हैं? डबल टाइट्रेशन कब होगी? जब आपके पास जब आप किसी डाइबेसिक एसिड को लोगे ना, जब आप किसी डाइबेसिक एसिड को लोगे तो डबल टाइट्रेशन होगी, जब आप ट्राइबेसिक एसिड को लोगे तो ट्रिपल टाइट्रेशन होगी। मतलब जो H2CO3 है वो डबल टाइट्रेशन है, और जो H3PO4 है वो ट्रिपल टाइट्रेशन है। और ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इस वाले केस के अंदर आपके पास मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट आते हैं, मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड, जैसे या थर्ड, ऐसे आएंगे। मतलब यदि मैं सिर्फ H2CO3 के लिए डिस्कस करूंगा तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा? जब ऑल H2CO3 कन्वर्टेड टू NaHCO3। एंड सेकेंड कब आएगा? व्हेन ऑल NaHCO3 कन्वर्टेड टू Na2CO3। और इसमें दोनों इक्विवेलेंस फॉर डिफरेंट इक्विवेलेंस पॉइंट
for different equivalence point, different indicators are used. पहला एसएस के अंदर अपन यूज करते हैं H2CO3 की जब टाइट्रेशन करते हैं ना, तो अपन दो इंडिकेटर यूज करते हैं, एक करते हैं मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज। तो इनका जो एंड पॉइंट आता है वो आता है फर्स्ट एंड पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब ये इंडिकेट करते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को। और दूसरा यूज करते हैं अपन फिनोफ्थिलिन, और फिनोफ्थिलिन इंडिकेट करता है सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट को। यदि इनका अपन ग्राफ प्लॉट करें तो इनके ग्राफ में भी वैसे दो स्टीप जोन आते हैं, ऐसे आता है। तो एक इंडिकेटर इस रेंज का, इंडिकेटर 1, ये दूसरा रेंज है इसका, इंडिकेटर 2। सर हाँ सर वो इंडिकेटर सेपरेट कैसे करेंगे हम? ऐसे कलर तो मिक्स हो जाएंगे ना फिर, अगर दोनों डाल लिए एक साथ इंडिकेटर्स तो। हाँ, तो दोनों डाल देगा तो क्या होगा, पहले जैसे फिनोफ्थिलिन लिया, फिनोफ्थिलिन शुरुआत में कलरलेस है, हाँ मिथाइल रेड, मिथाइल रेड का कलर शुरू है। सर वो एक बार लास्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन करो ना, जो लास्ट के 2-3 मतलब वो अच्छे समझा नहीं। मैं समझा रहा हूं, पहले मेरे को ये बता मिथाइल रेड का कलर क्या है? रेड। सर रेड एसिडिक में और बेसिक में येलो है। हाँ, तो अपन ने क्या किया, अपन ने टाइट्रेशन चालू की, दोनों फिनोफ्थिलिन और मिथाइल रेड डाल के छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, शुरुआत में H2CO3 सारा एसिडिक है, तो आपके पास पहले येलो ही होगा, मतलब रेड ही होगा, और कोई कलर नहीं आएगा। फिर पहला एंड पॉइंट आएगा, पहला एंड पॉइंट आने के बाद वो येलो दिखाई देगा, फिर वो येलो ही रहेगा क्योंकि फिनोफ्थिलिन का कलर कलरलेस है। फिर जब दूसरा एंड पॉइंट आएगा तो पूरा सॉल्यूशन येलो से पिंक की तरफ शिफ्ट होगा, तो वो आपको डिस्टिंक्ट कलर दिखेंगे, फिर आप पिंक के ऊपर कमेंट करके बोलेंगे अच्छा सेकंड एंड पॉइंट आ गया। समझा? सर वो येलो पर और येलो और पिंक दोनों मिक्स नहीं हो जाएंगे क्या? होंगे, थोड़े बहुत होते हैं, पर आपको दिखता है कि कलर चेंज हुआ, पिंकिश हुआ। ऐसा नहीं होता कि अपन नहीं देख पाते कि वो पिंक हुआ, अपन को दिखता है वो पिंक हुआ। ठीक है सर। हाँ, आगे सर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि पहला वाला इंडिकेटर डाला, फिर बाद में फिर वो अचीव बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसका फायदा मतलब वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, पर फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आपको पिक करना पड़ता है। ठीक है? हाँ, सर मुझे नहीं समझ रहा वो लास्ट के 2 लाइन क्या वाले लाइन। सर वो ग्राफ जो आपने बनाया ना, मतलब आपने जो अभी बताया सर कि वो पहले रेड, मतलब पहले रेड होके फिर येलो और फिर फर्स्ट एंड पॉइंट, उसके बाद नहीं समझा। अच्छा चल एक बात बता, तो कल अपन ने H2CO3 और NaOH की रिएक्शन करवाई थी क्या? 20 10 20 10 5 नहीं 0 5 10 15 20 25 30 35 40 और 50, वो किया था ना अपन ने? हाँ सर। अब जरा उसी क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। उसमें 2 बार एंड पॉइंट आया, एक बार आया था pH 7 और एक बार आया था pH 10 के आसपास। आया ना? हाँ सर। अब उन दोनों को जरा सोचना कि भाई मैंने क्या किया, पहले एक इंडिकेटर डाला, लेट्स से दैट इंडिकेटर इज मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज। तो वो कब इंडिकेट करेगा, जब अभी भी सॉल्यूशन, वो उसका रेंज क्या है, 3.1 से 4.4 है, या फिर 4.2 से 5.4, जो भी कुछ रेंज है वो रेंज है। आपने एसिड डाला, मतलब आपने बेस डाला, H2CO3 रिएक्ट किया, रिएक्ट करके कहां तक पहुंचेगा, जो उसका पहला एंड पॉइंट है NaHCO3 बनने तक, और वो बन गया pH 5 के आसपास। तो क्या इसका एंड पॉइंट आ जाएगा, ये वाला येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इंडिकेटर? हाँ सर। फिर अभी येलो में है वो, अपन ने और डाला और डाला और डाला और डाला और डाला, फिर अब क्या हुआ, pH बढ़ता 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 10 के आसपास पहुंचा। जैसे pH 10 पहुंचा, मतलब
NaHCO3 का भी एंड पॉइंट आ गया और 10 पे किसका कलर आएगा, फिर फिनोफ्थिलिन का कलर पिंक डोमिनेट करने लगेगा और फिर पिंक कलर दिखता है अपने को, येलोइश पिंक। तो आप बताए थे कि अच्छा ये फिनोफ्थिलिन का भी कलर आ गया, मतलब ये वाला एंड पॉइंट भी अचीव हो गया। ओके सर। भाई समझो, इसके अंदर अपन सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अपने को अलग अलग इंडिकेटर यूज करके बताना है कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, वैसे टाइट्रेशंस करने, बस। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? डबल टाइट्रेशंस। हाँ सर। एक क्वेश्चन करेंगे कल आके और फिर सॉलिबिलिटी चालू कर लेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए, मतलब इसका भी स्नैपशॉट खींच के कॉपी कर लीजिए, या मैं ही भेज दूंगा आपको, ठीक है? मैं ही भेजता हूँ इसका फोटो खींच के। और फिर अपन ने कल की क्लास में एक क्वेश्चन करके डबल टाइट्रेशन का, सिंगल टाइट्रेशन का तो मेरे को वो भी नहीं करना, आप कर लेंगे खुद से, आया फुल फेथ। और डबल टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन कराने के बाद फिर अपन देखेंगे आगे क्या करना है, फिर सॉलिबिलिटी करना है, देखेंगे क्या। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर सैटरडे को खत्म करने वाले आप इक्विलिब्रियम? हाँ सैटरडे को खत्म हो जाएगा। आयनिक की डीपी भी भेज दूंगा यार आज से, आज सर सॉल्यूशंस बनाऊंगा यार, आज बनाऊंगा, आज बनाऊंगा, आज पक्का। ठीक है, चलिए।